हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं यूपीपीसीएस का जो पीवाईक्यू है उसको, लेकिन वास्तव में जैसा कि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था या उससे पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यह पीवाईक्यू नहीं है। एक प्रकार का मुख्य तरह से देखा जाए एक प्रकार से तो यह जितना हम लोग पढ़े होंगे, यानी अगर पॉलिटी सेक्शन का मैं अगर करा रहा हूँ पीवाईक्यू, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल पीवाईक्यू या क्वेश्चन ही कराया जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि जो हम लोग पढ़े हैं या पढ़कर हम लोग जो रिपीट कर चुके हैं, अगर बाय द वे भूल गया है तो जब ये सारे रिवीजन होने के बाद एक तरह से स्पीडी जो रिवीजन होता है, ठीक है, वह हम लोग कर रहे हैं। और एक तरह से एक टॉपिक से पूरा आपका कवर करके, यानी उसके अंदर ये नहीं कि पीवाईक्यू का मतलब एक प्रश्न आया तो वहीं से नहीं, उसके अंदर जितना भी डिफिनेशन होगा, जितना भी सारी चीज़ें होंगी, फैक्ट होंगे, उन सभी फैक्टों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। कि हो सकता है पीवाईक्यू ना पूछे, हो सकता है पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन दिया गया है वो ना पूछे, लेकिन जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उन डिस्कशन में से जरूर प्रश्न आ सकता है आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और ये आपके लिए जो ये सेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसका कारण ये है, अगर आपको इस पे रिलाई करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप बीपीएससी का जो अभी 17वीं का पेपर जो हुआ है प्रीलिम्स का, उस पेपर को उठाइए और हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा बीपीएससी 17वीं का हम लोगों ने पीवाईक्यू कराया है, उसमें मैंने पॉलिटी को पढ़ाया था। उसको अगर आप उठाएंगे और इस पेपर को उठाएंगे तो संविधान से 98-99% जो क्वेश्चन आए हैं जो मैंने पढ़ाया था पीवाईक्यू में। वास्तव में पीवाईक्यू मतलब केवल पीवाईक्यू नहीं, बल्कि हम लोगों का एक अलग तरह से पीवाईक्यू होता है, यानी उसमें हम लोग डिस्कशन किए थे पूर्ण रूप से। तो उस डिस्कशन में से ही 99% प्रश्न जो है वहीं से आए हैं। जो पॉलिटी सेक्शन की मैं अगर बात करूं तो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रश्न आए हैं वो वहीं से आए हैं। उसके बाद से जो बिहार स्पेशल की अगर बात की जाए तो उसमें से भी जो बिहार का करंट या बजट वगैरह चीज़ें आई थी, वो उसमें भी हम लोग पढ़ाए थे। घटना चक्र जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था लाइव क्लासेस में, उससे ही अधिकतर प्रश्न आए हैं। तो आप वहाँ से अगर आपको रिलाई करना हो, एक बार थोड़ा सा देखना हो, तो इसमें कोई प्रचार प्रसार करने की कोई बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सुविधाएं हैं, ये जो लाभ है आप तक भी पहुंचे, ताकि आपको भी एक एग्जाम में अच्छे तरह से लाभ पहुंच जाए और आपकी जो प्रीलिम्स जो परीक्षा है वो अच्छे तरह से और इसमें योगदान हो जाए। इसका मतलब पॉलिटी सेक्शन आपका ना छूटे। रही बात विज्ञान की, तो विज्ञान का मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ाया है, जो द क्लासमेट गुरु है उस पर भी, या पीवाईक्यू भी कराया था। तो पीवाईक्यू से तो नहीं, लेकिन जो क्लासमेट गुरु पे मैंने पढ़ाया था, यानी मुख्य रूप से हम लोग एनसीईआरटी जो पढ़ रहे थे, वह एनसीईआरटी बहुत अत्यधिक जो है लाभकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि उससे लगभग 80-85% जो क्वेश्चन जो है, जो साइंस का क्वेश्चन अगर कहा जाए तो उसी से आया था। ठीक है, तो आपको अगर वैसा अगर लग रहा हो, कोई चीज़ डाउट हो, तो उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और वास्तव में जो बीपीएससी के लिए मैंने पढ़ाया है, जो 17वीं बीपीएससी के लिए पॉलिटी पढ़ाया है, जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वास्तव में केवल बीपीएससी के लिए नहीं है। वास्तव में आप यूपी पीसीएस का भी, या वह अन्य जो स्टेट के पीसीएस होते हैं वह, या उसके बाद से आप जो यूपीपीएससी का जो यूपीएससी का पेपर होता है उसमें भी उसको पढ़ सकते हैं, दोहरा सकते हैं। आप पूरा लक्ष्मीकांत का ही एक सारांश मैंने पढ़ाया है। ठीक है, हाँ, वो अलग बात है कि आप जिस स्टेट का पेपर देने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा स्टैटिक्स नॉलेज भी आपको होना चाहिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न है उससे बाहर नहीं आएंगे। तो ये इसीलिए यह सेशन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको कोई डाउट, दिक्कतें होती हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके उससे आप बीपीएससी 17वीं का मिला लीजिए, या आपका आगामी पेपर जब आएगा 22 दिसंबर को तो उसको भी आप मिला कर देखिएगा। जो हम लोग डिस्कशन किए रहेंगे उसी के इर्द गिर्द प्रश्न रहेंगे, यानी डिस्कशन से ही आया रहेगा। यानी हो सकता है जो पीवाईक्यू का प्रश्न है वो ना आए, लेकिन उसमें जो अंदर हम लोग डिस्कशन किए रहेंगे उससे प्रश्न बिल्कुल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्द से जल्द हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग जल्द से जल्द क्या कीजिए, आ जाइए लाइव और मुख्य रूप से शेयर कीजिए ताकि हम लोग शुरू करें। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, कह रहा है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी बात कर रहा है कि यह प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है, इसका क्रम बताना है। मतलब न्याय कितना है, स्वतंत्रता कितना है, समानता कितना है, और भ्रातृत्व जो है उसका क्रम बताना है कि कौन सा क्रम है।
तो कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता है? तो पहले आप इसको आपके लिए 10-20 सेकंड मैं समय निकाल के दे रहा हूँ ताकि आप इसको करें। उसके बाद से मैं चल रहा हूँ इसके मुख्य रूप से जो हम लोग पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि प्रियम्बल से संबंधित जो प्रश्न है पिछले क्लास में और उससे भी पिछले क्लास में, दो पिछले क्लासों में मैंने चर्चा भी किया है, प्रियम्बल से प्रश्न इस बार आ भी सकता है यूपीपीएससी में। और दूसरा चांस इसलिए है कि ज़्यादा न्यूज में रहा है अभी, और दूसरा चीज़ हम लोग डिस्कस किए भी हैं। तो जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है संविधान की, यह 13 दिसंबर, आपको पता भी होगा 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा के समक्ष। उसके बाद से 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया प्रियम्बल को, ठीक है। और इस पर विचार विमर्श भी हुआ, बहस भी हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। दूसरा चीज अगर कहा जाए, जो प्रियम्बल है इसको संविधान का अंग माना जाता है कि नहीं माना जाता है, तो इससे संबंधित 1960 में एक मामला गया था। 1960 में कौन सा वाद था, बेरुवाड़ी वाद। तो बेरुवाड़ी जो वाद था, इस केस में न्यायपालिका ने क्या बताया, न्यायपालिका ने बताया कि जो संविधान की प्रस्तावना है यानी जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, और इसीलिए प्रियम्बल में संशोधन नहीं किए जा सकते, ये बताया गया। फिर मामला गया कौन सा, केशवानंद भारती वाला केस। तो केशवानंद जो भारती वाला केस था, कब था, 1973 में। इसमें जो जजमेंट आया उसमें क्या बताया गया, तो न्यायपालिका ने क्या किया, जब संविधान सभा की चर्चाओं को देखा, बहस को देखा, तो उसमें पाया गया कि प्रस्तावना पर भी विस्तृत चर्चा की गई थी, उद्देशिका पर भी विस्तृत चर्चा की गई थी। तब जाके केशवानंद भारती वाद में न्यायपालिका ने इसको यानी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और कहा कि प्रस्तावना के बिना संविधान की व्याख्या नहीं की जा सकती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को, प्रस्तावना जो थी, इस प्रस्तावना को क्या कहा था, आत्मा कहा था। तो प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। वैसे कहा जाए कि संविधान का जो कुंजी है वो भी कौन सा है, प्रस्तावना ही है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में, जिसमें 13 जजों की पीठ बैठी थी, ठीक है, जिसमें 7-6 से निर्णय लिया गया और उसमें बताया गया कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो संशोधन होगा, इसमें जो अमेंडमेंट होगा, वह अमेंडमेंट किस तरह से नहीं माना जाएगा, तो आर्टिकल 368 के तहत और भाग 20 के तहत जो संवैधानिक संशोधन होता है, यानी जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, उस तरह का संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाएगा। अर्थात आर्टिकल 368 के तहत जो संवैधानिक संशोधन होता है, वह संवैधानिक संशोधन प्रस्तावना में नहीं की जाएगी। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है संशोधन तो किया जा सकता है, ये किस में बताया गया, केशवानंद भारती केस में, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है, पहला चीज। और इसी तरह क्या किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, और 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द जो है अखंडता जोड़ा गया। तो अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है, वह संशोधन है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, और इसमें कितना शब्द जोड़े गए, 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो 3 शब्द जोड़े गए, उसके बाद से नहीं हुआ है, अभी तक प्रियम्बल में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये तो वर्तमान स्थिति है इसकी। अब पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है और कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समानता और भ्रातृत्व है, तो इसको आप देख सकते हैं प्रियम्बल में। यह है आपका प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना में अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे क्या कहता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, क्या कहता है, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया, सोवरेन सोशलिस्ट, यानी सोवरेन सोशलिस्ट का मतलब, सोवरेन मतलब संप्रभु, सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य।
एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, न्याय, कितने प्रकार का न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 स्तर पे। तो न्याय कितने स्तर पे है, 3 स्तर पे। कौन कौन सा, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार का न्याय है हमारे प्रियम्बल में, 3 प्रकार का न्याय है। कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और मुख्य रूप से राजनीतिक, ठीक है, ये 3 चीजें। उसके बाद से देखा जाए, अगर स्वतंत्रता की बात किया जाए, लिबर्टी की बात किया जाए, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, पहला विचार की स्वतंत्रता है, विचार की, थॉट की, ठीक है, फिर किसकी, अभिव्यक्ति की, फिर विश्वास की, ठीक है, फिर जो वर्शिप होता है उसकी, ठीक है, फेथ की, ये सब की विशेषता है। अब मतलब स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 1 2 3 4 5। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। समानता की बात किया जाए, इक्वलिटी की बात की जाए, तो कितने प्रकार की इक्वलिटी दी गई है, अवसर एक, ठीक है, कितने प्रकार की समता, तो समता जो है, इक्वलिटी आप देखेंगे 2 प्रकार की, ठीक है, 2 प्रकार की समता दी गई है, इक्वलिटी दी गई है, ठीक है, ठीक है। और ये सारी चीजें इसमें दी गई है। इसमें कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था प्रस्तावना में। तो ये क्या पूछा जा रहा था कि पहले क्या है, स्वतंत्रता, अगर मुख्य रूप से न्याय देखा जाए तो न्याय 3 प्रकार के हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की है। अगर देखा जाए समानता, तो कौन कौन से प्रकार के हैं, 2 प्रकार की समानता है, ठीक है, कौन कौन सा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है। और फर्टिनिटी अगर देखा जाए तो एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, और समानता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। तो पहले क्या आएगा, 3, उसके बाद से 5, उसके बाद से क्या आएगा, 2 प्रकार की समानता आएगा। तो हम लोग से क्या पूछा था, हम लोग से पूछा था कि पहले क्या है, न्याय। तो न्याय कितने प्रकार का न्याय था, 3 प्रकार का, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। तो 3 पहले आएगा, 3 यहाँ पे पहले है, नहीं है, यहाँ पे पहले है, ये नहीं है, यहाँ पे पहले है, नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सारी चीजें। तो समानता जो देखा जाए, संविधान 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, ठीक है। और 1 प्रकार की बंधुता का भी क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। आगे अगर चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर आपका कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई, यानी संसदीय शासन के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले संसदीय जो शासन है उसकी शुरुआत कहाँ पे की गई, किस देश में की गई। ऑप्शन है आपका ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा है बेल्जियम, तीसरा है फ्रांस, चौथा है स्विट्जरलैंड। बताइए। ऐसे भी आप देख सकते हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी भारतीय संविधान में जो हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, ठीक है। तो स्टैटिक्स है आपका एक तरह का। तो कहाँ से, किस देश में आरंभ किया गया था, ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। तो सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी, तो ग्रेट ब्रिटेन में, याद रखिएगा, कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, कार्यपालिका अपनी नीतियों, संसदीय जो व्यवस्था होता है उसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, जिम्मेवार होती है, ठीक है। और यहाँ से ही कंसेप्ट आता है कि जैसे अपने वहाँ मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप भी कहा जाता है, ठीक। ये कहाँ कहाँ पे है ये देख लीजिएगा, ब्रिटेन है, जापान, कनाडा, भारत, इस सब देशों में यह सब पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, संसदीय शासन व्यवस्था चलती है, ठीक है। और आरंभ कहाँ हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी उसका सही तिथि क्या है, अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है। देखिए, अगर पूछा होता कि संविधान के, मुख्य रूप से संविधान को अंगीकार कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया, तब तो हो जाता 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ, अंगीकृत किया गया था। और इसी दिन जितने भी सदस्य थे संविधान सभा के उपस्थित, उनका क्या हो गया, सिग्नेचर हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ठीक है।
संविधान की प्रस्तावना के नीचे। और देखा जाए इसी दिन यानी 26 नवंबर के दिन ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान इस दिन लागू नहीं हुआ था। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उसका कारण मैंने पहले ही बता दिया है क्यों। तो 26 जनवरी को तो ये क्या कह रहा है कि संविधान सभा जो बनी हुई थी, जो असेंबली बनी हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनी हुई थी, उसकी लास्ट बैठक कब हुई थी? और जिस दिन लास्ट बैठक हुई थी ना, उसी दिन राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना गया था? राष्ट्रपति चुना गया था। कौन सा होगा ऑप्शन सही बताइए? यह होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया? सर्वसम्मति से भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। उसके बाद से इसी दिन क्या हुआ? जो राष्ट्रीय चिन्ह है अपना, 24 जनवरी को ही। फिर आप ये स्टैटिक्स के रूप में याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ज्ञान जो है वो भी 24 जनवरी को, राष्ट्रीय गीत जो है वो भी 24 जनवरी को। अच्छा, जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? जनगण मन है। उसको किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जिनको साहित्य में क्या पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, भारतीय हैं उनको। दूसरा चीज देखा जाए, वही क्या लिख रहे थे? बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सुनार बंगला, उनका ही लिखा हुआ है। वैसे देखा जाए जो राष्ट्रीय गीत है, जो वंदे मातरम है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। उनका आनंद मठ जो उपन्यास था वहां से लिया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, अतिरिक्त जानकारी है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन, भारतीय निर्वाचन आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग को मैंने पहले ही बताया है कि पहला 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी को किया गया था, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। 11 दिसंबर को और जो राजेंद्र प्रसाद हैं उनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और 13 दिसंबर को क्या हुआ? वो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे नेहरू जी। और मुख्य रूप से संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन में। 2 साल 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो 26 नवंबर अंतिम दिन क्या था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये आपको पता ही है, मैंने पहले बता दिया। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? पिछले क्लासों में हम लोगों ने चर्चा किया था इस प्रश्न के बारे में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नागरिकता संबंधित, नागरिकता पहले सब हम लोग चर्चा कर लेते हैं सभी भागों के बारे में, उसके बाद से हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है, तो सभी भागों के बारे में पहले देख लीजिए। पार्ट 1 जो है, यानी जो भाग 1 है, भाग 1 के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में है। संघ एवं राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद कितना से कहाँ तक है? अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। ठीक है, इस पे वर्णन पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था। भाग 2 में जो है वो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद अगर बात किया जाए इसमें तो अनुच्छेद आप देखेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें इंक्लूड है। आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, भाग 7 की बात किया जाए, ठीक है, हाँ, तो ये तो है नहीं समय। अगर इसको देखा जाए भाग 9 को, तो भाग 9 को कब जोड़ा गया? 73वें संवैधानिक संशोधन। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा भी किया था 1992 में, जिसमें एक शेड्यूल जोड़ा था, यानी अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची, जिसमें 29 विषय थे। ठीक है, 11वीं अनुसूची भी जुड़ी थी, इसमें जोड़ा गया था। किससे संबंधित था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, पंचायती राज्य से संबंधित था। पंचायती राज्य से संबंधित था। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित था। कैसा? त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को हुई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस में है? तो किस में होगा नागरिकता से संबंधित? ऑप्शन बी, भाग 2 हो जाएगा। कौन सा होगा? भाग 2 हो जाएगा। ठीक,
इसको याद रखिएगा। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे जो निरसित हो गया, मैं अभी बताया कि समाप्त हो गया, ये नहीं है। भाग 9 में क्या है, पंचायत है। ठीक, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अगर अध्ययन किया जाए, स्टडी किया जाए, तो कितने भागों में यानी किस किस भाग में विभाजित है सहज अध्ययन के लिए। समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, समाजवादी का भी है, ठीक है, उदार बौद्धिकवादी का भी है, ठीक है, फिर गांधीवादी भी है, ठीक है, जैसे आर्टिकल 40 वगैरह आप देखते हैं, ठीक है, वहां पे। फिर तो जब तीनों तीनों है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो है, नीति निर्देशक जो तत्व है कि मूल संविधान में थे कि नहीं, बिल्कुल थे। किस पार्ट में, किस भाग में, भाग 4 में। अनुच्छेद अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है इसका, अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो 36 से 51 तक है डीपीएसपी, ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मुख्य रूप से गांधीवादी से लेकर सभी चीजें हैं, समाजवादी, गांधीवादी और व्यक्तिवादी का भी सृजन इसमें है। अगले प्रश्न की तरफ आइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। यानी राज्यसभा का सबसे, ये पूछना चाह रहा है कि राज्यसभा का पावर जो शक्ति है उसमें सबसे ज्यादा किस चीज में, निम्नलिखित जो ऑप्शन है उसमें सबसे ज्यादा किस में है। पहला, राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना। दूसरा, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना। तीसरा कह रहा है कि एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन सही हो, बताइए, क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन ठीक ठाक है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए, राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऐसे लाया जाता है तो अनुच्छेद 56 के तहत, ठीक है, 1/4 सदस्य किसी भी सदन के, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, तो यहाँ पे दोनों बराबर हो गया, किसी भी सदन के सदस्य जो है ला सकते हैं। और 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद से अनुच्छेद 61 के तहत क्या किया जाएगा, महाभियोग लगाया जाएगा, इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसमें 2/3 बहुमत होना जरूरी है। 2/3 से ही हट सकते हैं दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो दोनों बराबर हो गया, लेकिन इसमें कह रहा है राज्यसभा का अनन्य अधिकार, यानी राज्यसभा का पावर ज्यादा है लोकसभा से, किसमें, तो इसमें तो नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु अगर जो लाया जाता है उनको हटाने के लिए जो प्रोसेस है, मैंने कल ही बताया था पिछले क्लास में कि राज्यसभा के कितने सदस्य, 50, और लोकसभा के 100 सदस्य, ये दोनों सदस्य जब मिलेंगे इतने, तब उनको प्रोसीजर लाया जा सकता, प्रोसीजर लाया सकता है, प्रक्रिया जो है वो किसके, क्या करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, अपदस्थ करने के लिए। और पास होगा तो उनके लिए भी वो पास होता है, 2/3 से ही पास होता है दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये कहा राज्यसभा का अनन्य अधिकार, राज्यसभा का तो यहाँ कम हो गया, और वोटिंग के मामले में तो बराबर है, तो यहाँ पर यह भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना हो तो संस्तुति करना। तो नई अखिल भारतीय, अच्छा यूपीएससी का वर्णन किसमें, आर्टिकल 315 में। तो नई अखिल भारतीय जो सिविल सेवा है या नई अखिल भारतीय जो सेवा है उसका सृजन करने के लिए सबसे ज्यादा कोई ऐसा संबंधित अगर बिल आएगा तो किस में ही लाया जा सकता है, केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में पहले नहीं लेके आया सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किस में लाया जा सकता है, राज्यसभा में ही पहले लाया जाएगा, उसके बाद ही लोकसभा में जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं का अगर सृजन करना हो तो, ठीक। तो किसका अधिकार इसमें ज्यादा होगा, राज्यसभा का। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी। और भी आप देखेंगे राज्यसभा का, अगर हाँ धन विधेयक के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो धन विधेयक के बारे में राज्यसभा का क्या अधिकार है, अधिक से अधिक यही है कि 14 दिन तक वह रोक के रख सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं है अधिकार।
दूसरा चीज अगर किया जाए कि सिंपल बिल के संबंध में, तो सिंपल बिल जो है साधारण विधेयक वो तो कहीं भी लाया जा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा कहीं भी लाया जा सकता है, बशर्ते ये चीजें हैं कि सिंपल बिल में एक तरह से देखा जाए जो साधारण विधेयक है उसमें भी राज्यसभा का अनन्य अधिकार नहीं है। ऐसा ही क्यों मैं कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कि अगर उस पर भी गतिरोध हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, और उसमें संयुक्त बैठक अगर बुला देते हैं राष्ट्रपति, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। और सबसे ज्यादा सदस्य किसके रहते हैं? लोकसभा के। तो लाजमी है कि लोकसभा के सदस्य जहां समर्थन देंगे वो संयुक्त बैठक में पास हो जाएगा, और अगर नहीं भी देंगे, मत बराबर भी हो गया, तब भी क्या हुआ, जो निर्णायक मत होगा वो लोकसभा स्पीकर देगा। तो लोकसभा स्पीकर लोकसभा से संबंधित है, यानी लोकसभा से संबंधित है का मतलब ये हुआ कि सरकार जिस पार्टी की सरकार होती है उससे संबंधित होता है। तो वहां पे तो पावर वो नहीं है उतना बड़ा। जो संवैधानिक संशोधन जैसे विधेयक अगर कहा जाए तो वहां पे पावर है, क्योंकि संवैधानिक संशोधन विधेयक जो होता है, जो आर्टिकल 368 के तहत होता है संवैधानिक संशोधन, उसके तहत तो मुख्य रूप से जो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी वो विधेयक लाया जा सकता है। वो उसके लिए राज्यसभा में भी होती है, लोकसभा में भी होती है, की आवश्यकता होती है बहुमत की। ठीक है, तो वहां पर भी तो वहां पर तो समान सकती है। लेकिन ये सारी चीजें या नए राज्यों का गठन हो उससे संबंधित, तो किस में लाया जाएगा? राज्यसभा में पहले लाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, कम से कम कितना? 2/3 सदस्य का समर्थन आवश्यक होता है, यह मैंने पहले बताया ही। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसी भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। मतलब भंग नहीं होगा लेकिन वो समाप्त हो सकता है। बताइए क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, यह प्रश्न थोड़ा सा लैंग्वेज के चलते और ऑप्शन के चलते घुमाया है। बताइए कौन सा जो है सही होगा। देखिए, लोकसभा का तो विघटन भी होता है, लेकिन एक कह क्या रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? भंग नहीं किया जा सकता है। तो लोकसभा तो भंग होता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, भंग करते हैं, विघटन करते हैं। तो कह रहा है कि किसे भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा तो किया जा सकता है, परंतु समाप्त किया जा सकता है। यानी पूरा पूरा भंग तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। तो लोकसभा पे तो प्रश्न ही नहीं बनता है, क्योंकि लोकसभा तो भंग हो सकता है, ये कह रहा है कि भंग नहीं किया जा सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा को भंग तो नहीं किया जा सकता, ये तो बात सही है कि हाँ भंग नहीं किया जा सकता, तो इसके दायरे में तो यह आ जाएगा, भंग नहीं किया जा सकता। ये कंटिन्यू चलने वाली सभा है। ठीक है, हाँ कंटिन्यू चलने वाली सभा है, और इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो जो राज्यसभा तो भंग तो नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन क्या राज्यसभा को समाप्त कर दिया जा सकता है? यानी कोई अमेंडमेंट ला के सरकार क्या राज्यसभा को समाप्त कर सकती है? नहीं कर सकती है। राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, भंग भी नहीं किया जा सकता है और समाप्त भी नहीं किया जा सकता है। ये कह रहा है समाप्त किया जा सकता है। विधानसभा की बात किया जाए तो विधानसभा को तो भंग करता है कौन? राज्यपाल करते हैं। तो भंग करते हैं तो ये इसके दायरे में आएगा नहीं। रही बात विधान परिषद की, तो विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह भी कंटिन्यू चलने वाली सदन है। जैसे राज्यसभा कंटिन्यू चलने वाली सदन है, ठीक वैसे ही विधान परिषद भी है। ठीक है, तो भंग तो इसको नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इसको समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद को। ठीक है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति जो है की जा सकती है। ऐसे कई बार हुआ है, और इसके करने का जो तरीका होता है, जो प्रोसीजर होता है, हाँ पार्लियामेंट ही करती है, पार्लियामेंट ही करती है सारी चीजें। ये राज्यसभा विधान परिषद का गठन पार्लियामेंट ही विधेयक पास करेगी, लेकिन ये किस में आएगा? राज्यसभा में आएगा पहले विधेयक, फिर लोकसभा में जाएगा। तो देख आपको पता होगा कि पूरे अगर देखा जाए कि पूरे भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे मात्र 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 6 ही ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद है, यानी द्विसदनी मतलब विधायिका है, द्विसदनी विधायिका है। वह कौन से 6 राज्य हैं? तो आप याद रख कर लीजिएगा, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उसके बाद से कौन है? उसके बाद से आंध्र प्रदेश है, उसके बाद से तेलंगाना है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितना होगा? 6।
तो 6 ऐसे राज्य हैं भारत में जहां द्विसदनीय विधायिका है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 169 में राज्य के विधान परिषद के बारे में लिखा गया है। ठीक, 169 में। अच्छा, 169 में अगर हम 89 घटाएं तो कितना होगा? 0, 16 में से 8 गया 8, 80। तो आपको पता होगा 79 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 79 में कह रहा हूँ, अनुच्छेद 79 में संसद का। अनुच्छेद 80 में किसका है? तो अनुच्छेद 80 में आप देखेंगे तो राज्यसभा का है, और अनुच्छेद 81 में देखा जाए तो लोकसभा का है। ठीक है, ठीक, तो 81 में अगर आप 89 जोड़ते हैं, 9 1 10 8 16 1 17, तो 170 में किसका वर्णन है? तो इस अनुच्छेद को भी याद रख लीजिएगा। इसमें लोकसभा के लिए अनुच्छेद 81 है, राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 80 है, और पार्लियामेंट के लिए, संसद के लिए क्या है? तो पार्लियामेंट के लिए देखा जाए तो अनुच्छेद 79 है। क्या है? 79 है। वैसे विधानसभा के लिए देखा जाए तो अनुच्छेद 170 है, और विधान परिषद के लिए देखा जाए तो अनुच्छेद 169 है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? इन लोकसभा में जो यूटीज होते हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज जो है, उनका कितना सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है, इसके बारे में बताना है आपको। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बताइए कितना? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? अच्छा, लोकसभा की अगर बात किया जाए तो लोकसभा में सीटों का जो आवंटन होता है, सीटों का आवंटन अभी कौन से किस आधार पे हो रहा है? तो अभी जो सीटों का आवंटन हुआ है वह मुख्य रूप से कौन सा सेंसस है? 2001 का सेंसस, 2001 के जनगणना के आधार पर। अब इसकी सीटों को 2026 के बाद क्या किया जाएगा? परिवर्तन किया जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? 84वां संवैधानिक संशोधन, 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सन 2001। इसके द्वारा क्या किया गया? 2026 तक सीज कर दिया गया। तो आपको पता है कि जब जब जनगणना होता है, सेंसस होता है, जैसे स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1951 में हुआ था, उसके बाद 1961, फिर 71, फिर 81, फिर 91, फिर 2001 और फिर 2011। उसके बाद से तो अभी नहीं हुआ है। कोरोना के समय 2021 में होने वाला था तो उसको स्थगित कर दिया गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 सेंसस हो चुके हैं, और प्रत्येक सेंसस के बाद क्या होता था? परिसीमन आयोग बनता था। लेकिन इधर अभी तक परिसीमन की अगर बात किया जाए तो 4 परिसीमन बने हैं। कितने? 4 परिसीमन। एक तो 1952 में, एक 1962 में, ठीक है, और एक 1972 में, और सीधे एक बार कौन बना था? 2002 में बना था। ठीक है, 2002 में। तो कब कब बना है परिसीमन? याद रख लीजिएगा, 1952, 1962, 1972 और सीधे 2002। इतना ही परिसीमन बना है। ये परिसीमन क्या करता है? लोकसभा के सीटों को सीज करता है। ठीक है, सीज करता है जनसंख्या बढ़ने के आधार पे। ठीक है, तो लोकसभा के सीटों की अधिकतम संख्या अगर देखा जाए तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी? 552 हो सकती है। तो 552 में से जो 2 आंग्ल इंडियन जो नॉमिनेट किए जाते थे, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे आंग्ल इंडियन, उनकी सीटों को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? 104वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा आंग्ल इंडियन जो थे, जो नॉमिनेट होते थे लोकसभा में, उनको तो खारिज कर दिया गया। और SC ST के लिए क्या कर दिया गया? 10 वर्ष बढ़ा दिया गया 104वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटों की संख्या कहाँ पे? यूपी में। कितना है? 80 है। ठीक, तो हमसे प्रश्न क्या पूछा था कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 20 हो सकता है। सर्वाधिक, अधिक से अधिक कितना? 20 हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, तो देखिए 530 कहाँ से आते हैं? राज्यों से आते हैं। 20 कहाँ से आते हैं? सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 104 वर्ग 2019 के द्वारा क्या किया? 334 में संशोधन करके, अनुच्छेद 334 में संशोधन करके आंग्ल इंडियन समुदाय के जो सदस्य थे, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे 2 लोग, उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये 530 और अब कितने शेष? 13 शेष निर्वाचित क्षेत्र के केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। तो है कितना? 543। ठीक है, 543। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना? तो भाषाई आधार पर पहला जो गठित राज्य है वो कौन था? हालांकि इसको संवैधानिक जब दर्जा मिला
वो दर्जा मिला था 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा, ठीक है, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा, ठीक है। और कमीशन था कौन सा कमीशन, आपको बताए थे हम, कमीशन कौन था, फजल अली आयोग। फजल अली जो कमीशन था उसी के रिकमेंडेशन पे क्या किया गया था, उसी के रिकमेंडेशन पे 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1956 में। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है, कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, इसके पहले भी बनी थी, JPV कमेटी भी बनी थी जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए मतलब तैयार नहीं थी। इससे पहले भी एक कमेटी बनी थी और अंततः ये कमेटी जाके बनी, कौन सा, आप देख सकते हैं फजल अली आयोग बना था जिसके अध्यक्ष फजल अली थे और ये रिकमेंड किया, उसके बाद से भाषाई आधार पर पहला राज्य बना कौन, आंध्र प्रदेश। इसमें भी बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा उसको। तो 1953 में बन गया था ये और आधिकारिक 1956 में मुख्य रूप से 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। तो 1 अक्टूबर 1953 को, तो मैंने बताया था कि 56 दिन का भूख हड़ताल किया था। इनके ही एक सदस्य थे, मुख्य रूप से देखा जाए इनके तो कार्यकर्ता थे, जिनका नाम क्या था, पोटी श्री रामुलु। इनके निधन हो जाने के बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को क्या किया गया, भाषाई आधार पर गठित किया गया, पहला राज्य यही है, ठीक है, तेलुगु भाषी क्षेत्र के, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरकारिया कमीशन, पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, केंद्र राज्य के जो संबंध था, कब बना था सरकारिया आयोग, यह बना था 1980 में, 1980 में बना था, ठीक है। तो संस्तुति के निम्नलिखित में किससे संबंधित है, पूछ रहा है कि इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो किससे संबंधित थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है राजस्व का वितरण, दूसरा है राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, तीसरा है संसद की सदस्यता, चौथा है केंद्र राज्य संबंध। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तो मैंने पहले बताया हूँ, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था इसको, पिछले क्लास में हम लोग विस्तृत रूप से इस पर चर्चा किए थे, केंद्र राज्य संबंध। तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए। हाँ, इसके बाद भी बहुत सारे आयोग बने थे, पुंछी आयोग भी बना था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो सबसे मैंने शुरुआत में पहला जो 1980 में पहला आयोग जो बना था, सरकारिया कमीशन बना था सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए, केंद्र राज्य संबंध के लिए, ठीक है। तो 1983 में केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय RA सरकारिया और जनवरी 1988 में जारी किया गया रिकमेंडेशन, 1987 में मुख्य रूप से पेश किया था। इसको एक चीज को याद कर, वो थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 1980 नहीं 1983, ठीक, सॉरी 1983 होगा, ठीक। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। यानी PIL जब जारी किया गया था पहली बार, PIL जब जारी किया गया था पहली बार, तो कह रहा है कि उस समय देखा जाए तो उस समय कौन थे, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, बताइए कौन थे, कौन ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, कौन सा, PN भगवती, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो PIL का पूर्ण रूप क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जनहित याचिका होता है, और इसकी उत्पत्ति जो है और विकास अमेरिका में 1960 में हो गई थी। अगर 1979 में देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती जो थे उनके द्वारा हुसैनारा खातून वाद में क्या किया गया, जनहित याचिका स्वीकार की गई थी पहली बार, ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। यानी भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। यानी संसद जब संशोधन करे भारत की आधिकारिक भाषाओं में, ठीक है, तो किस तरह से संशोधन करेगी, बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा, 1/3 समर्थन द्वारा, कैसे करेगी बताइए, किस तरह से कर सकती है। देखिए 1/3 और 3/4 का कंसेप्ट तो अपने वहां है नहीं, 3/4 वाला जो कंसेप्ट है वो USA में, अमेरिका में चलता है, ठीक है। अपने वहां दो कंसेप्ट है, या तो 2/3 मेजोरिटी होगी या तो साधारण बहुमत होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा।
कहने का मतलब ये है इस प्रश्न का कि अगर भारतीय संविधान में जो आधिकारिक भाषा है उस भाषा को, उस लैंग्वेज को अगर उसमें संशोधन करना हो तो वह संशोधन भारतीय संविधान की जो संसद है, यानी मुख्य रूप से अगर जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो कैसे कर सकती है, किस तरह से करेगी, तो साधारण बहुमत द्वारा करेगी। कैसे? सिंपल मेजोरिटी, यानी 368 के तहत उस संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है, इसलिए कौन सा होगा? सिंपल मेजोरिटी होगा। अपने जो सदस्य होंगे उन सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा क्या करेंगे? पास करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे नए राज्यों का गठन हो गया, भाषा का क्षेत्र, सीमा, ये सब, नाम में परिवर्तन, ये सब किसके तहत? राज्य विधान परिषद का निर्माण हो गया, समाप्ति हो गया, या राजभाषा का प्रयोग, या 5वीं 6ठी अनुसूची में संबंधित जो प्रावधान हो गए, इस सब के लिए 368 की सीमा से क्या है? बाहर है, यानी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है इसके लिए। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा टैक्स ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? बताइए। बिक्री कर, भू राजस्व कर, स्थानीय मेलों पर कर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा कर ग्राम पंचायतों पे लगाई जाती है? ग्राम पंचायत तो आप जानते ही ना, भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन, ये तो पिछले क्लास में, अगर आप पिछले क्लास में जुड़े होंगे तो पूरा मैंने डिस्कशन किया था। बिक्री कर, ये बिक्री कर तो गवर्नमेंट लगाती है। भू राजस्व कर, ये भी गवर्नमेंट लगाती है। स्थानीय मेलों पे जो कर लगाती है, जो स्थानीय लेवल पे जो मेले होते हैं, जो बाजार होता है, हाट होता है, उस पे जो टैक्स लगाती है वो कौन लगाती है? स्थानीय मेले जो हो गए, उन सारी चीज़ों पे ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया है कि किसमें है इसका चर्चा, अनुसूची 11। कितने विषय हैं? विषय इसमें 29 विषय हैं। आर्टिकल देखा जाए तो 243(6) में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप याद रखिएगा आगे जो है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अगर समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य रूप से अगर आपको रिपीटेशन भी करना है तो वही आप जाकर प्ले लिस्ट में पूरा रिपीटेशन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आएगी और मुख्य रूप से आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।